प्रश्न नंबर 1, डायरी के पन्ने की रचयिता हैं एन फ्रैंक, टोनी ग्रेन, रूमाजॉन या फिर हेलर। तो डायरी के पन्ने की जो रचयिता है वो एन फ्रैंक है। प्रश्न नंबर 2, युद्ध के दौरान एन के परिवार ने कितने वर्ष बिताए थे? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 1 वर्ष? तो उन्होंने 2 वर्ष जो है इस दौरान ऐसा वक्त जो है बिताया है। युद्ध के दौरान एन के परिवार ने जो भी गाथा एन ने डायरी के पन्ने में बताई है वो वक्त जो है 2 वर्ष का था। प्रश्न नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध में किस समुदाय को सबसे अधिक कष्ट सहने पड़े थे? यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो कौन सी कम्युनिटी है जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स सहनी पड़ी थी? तो वो कौन सी कम्युनिटी है? हिंदू समुदाय, यहूदी समुदाय, सिख समुदाय या ईसाई समुदाय? तो वो है यहूदी समुदाय, जिसकी चर्चा पाठ में की गई है। प्रश्न नंबर 4, फ्रैंक परिवार के साथ 8वां व्यक्ति कौन था? मिस्टर डसेल, मिस्टर पीटर, मिस्टर माइकल, मिस्टर टोयना? तो उनके साथ जो आठवां जो यहाँ पर व्यक्ति था वो था मिस्टर डसेल। प्रश्न नंबर 5, फ्रैंक की बेटियों के क्या क्या नाम थे? मार्गरेट, एन, दोनों या फिर विल्सन? तो जो फ्रैंक है वो फ्रैंक की बेटियों के मतलब जब 2 बेटियों की वहाँ पे चर्चा होती हुई दिखाई जा रही है तो उन बेटियों के क्या क्या नाम थे? एक बेटी जो कि डायरी के पन्ने की रचयिता है जिनका नाम एन है, और दूसरी बेटी का क्या नाम है? तो दूसरी बेटी का नाम है मार्गरेट। तो इसलिए इसका उत्तर जो है दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, वानदान दंपति के बेटे का नाम क्या था? माइकल, पीटर, मार्गरेट या फिर टोनी? तो उसका नाम था पीटर। प्रश्न नंबर 7, द्वितीय विश्व युद्ध में लोगों को किन किन पीड़ाओं को सहन करना पड़ा? गरीबी, भूख, चोरी या फिर उपरोक्त सभी? तो कौन कौन सी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान? तो जैसा कि एन जो है डायरी लिखती हैं तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से गरीबी भी थी, भूख भी थी और चोरी का भी कितना माहौल बना हुआ था। तो ये सब चीज़ों से उनको सामना करना पड़ा था। प्रश्न नंबर 8, एन की मृत्यु कब हुई थी? सन 1947 में, 45 में, 44 में या फिर 46 में? तो उनकी मृत्यु हुई थी सन 1945 में। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। एन के द्वारा लिखी डायरी को फ्रैंक ने कब प्रकाशित करवाया? फ्रैंक कौन? फ्रैंक परिवार से थी उनकी बेटियां। तो फ्रैंक ने जो है उसको कब प्रकाशित करवाया? तो 46, 47, 45 या फिर 48? तो उस पुस्तक को या फिर उस रचना को सन 1947 में प्रकाशित करवाया गया। प्रश्न नंबर 10, एन ने डायरी किसके माध्यम से लिखी थी? कविताओं के, अखबारों से, चिट्ठियों के या फिर कोई भी नहीं? तो कौन से माध्यम का प्रयोग करके एन ने वो डायरी लिखी थी? तो एन ने चिट्ठियों के माध्यम से जो है वो डायरियाँ लिखी थी। आप देख रहे हैं आप उसमें अपनी एक किट्टी है तो उसको संबोधित करते हुए जो है उसको उसके जैसे चिट्ठी लिख रही हो उस तरीके से ऐसे लगता है कि कोई उनके समक्ष बैठा हो और वो अपनी मन की बातें उनसे बता रही हैं, शेयर कर रही हैं, और इस तरीके से उन्होंने वो डायरी लिखी है। प्रश्न नंबर 11, किस दिन फ्रैंक परिवार को हिटलर की खुफिया पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया? 2 अगस्त 1944, 4 अगस्त 1944, 6 अगस्त 1944 या फिर 8 अगस्त 1944? तो उनको 4 अगस्त 1944 को पकड़ लिया गया था। प्रश्न नंबर 12, एन की जो बिल्ली है उसका क्या नाम था? किट्टी, मूर्तजे या फिर जूली या फिर मार्ले? तो जैसा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में भी इसकी चर्चा की है तो जो उनकी बिल्ली थी वो उसका नाम जो है वो था मूर्तजे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 लेते हैं। एन फ्रैंक का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या फिर रूस? तो उनका जन्म हुआ था जर्मनी में। प्रश्न नंबर 14, एन फ्रैंक का जो जीवन काल है वो क्या है? सन 1929 से सन 1945, 1932 से 1957, 1918 से 1950, 1960 से 1967? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 1929 से 1945, ऑप्शन नंबर का। प्रश्न नंबर 15 है हमारे सामने कि रविवार के दिन एएसएस से बुलावे का नोटिस वास्तव में किसके लिए आया था? एन फ्रैंक के लिए, एन फ्रैंक की बहन मार्गरेट के लिए, एन फ्रैंक के पिता के लिए या फिर एन फ्रैंक की माँ के लिए? तो वो वास्तव में जो बुलावा है वो किसके लिए आया था? एन फ्रैंक की बहन मार्गरेट के लिए। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 16, श्री पोल दे क्रूइफ की पुस्तक का नाम है एज यू लाइक इट,
आवर फ्रीडम, द सनराइज, मौत के खिलाफ मनुष्य। तो उसका जो इस श्री पॉल देव क्रुइफ की पुस्तक का जो नाम है, वो पुस्तक का नाम है, यहाँ पर इस पुस्तक का नाम होगा मौत के खिलाफ मनुष्य। तो प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न नंबर 17 लेते हैं। डायरी के पन्ने की रचयिता कौन है? हम सभी को मालूम है, एन फ्रैंक। प्रश्न नंबर 18, प्रथम बार यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी और किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? मतलब सबसे पहली बार जो है ये डायरी के पन्ने जो पुस्तक है प्रकाशित हुई तो किस भाषा में प्रकाशित हुई थी, और यह प्रथम बार ये पुस्तक जो है कब और किस भाषा में प्रकाशित हुई है? तो प्रथम बार ये पुस्तक जो है डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई है। प्रश्न नंबर 19 लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में कब और किस नाम से प्रकाशित हुई? तो अंग्रेजी भाषा में अब ये किस नाम से जो है ये पुस्तक प्रकाशित हुई है? तो अंग्रेजी भाषा में ये 1952 में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो 1952 में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल नाम से इंग्लिश में ये प्रकाशित हुई। प्रश्न नंबर 20, हिंदी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया? तो हिंदी भाषा में इसको डायरी के पन्ने नाम से इसका अनुवाद जो है श्री सूरज प्रकाश ने किया है। तो डायरी के पन्ने और इनके जो अनुवादक हैं यानी ट्रांसलेट जो किया है इस बुक को, उन्होंने किया है उनका नाम है श्री सूरज प्रकाश। एन फ्रैंक कौन थी? तो एन फ्रैंक जो है वो एक यहूदी परिवार की 15 वर्षीय बच्ची थी। यहूदी परिवार की और 15 वर्ष की बच्ची थी। प्रश्न नंबर 22 लेते हैं। यह पुस्तक क्या बयान करती है? कौन सी पुस्तक? पहली बात तो ये डायरी के पन्ने जो है ये पुस्तक, और साथ ही इसको लिखा है एन फ्रैंक ने, ये बातें तो हम जानते ही हैं। लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से क्या बताया गया? तो इस पुस्तक के माध्यम से हमें ये बताया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध है उसके दौरान हॉलैंड के जो यहूदी परिवार है उनको जर्मनी के प्रभाव के कारण जो है यातनाएं सहन करनी पड़ी, और उसी का बयान इसमें मिला है। तो यहूदियों का दर्द बयां हुआ है जर्मनी से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। प्रश्न नंबर 23, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को किस प्रकार के कष्ट सहने पड़े? तो इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसके दौरान यहूदियों को तहखानों में छिपकर अपने जीवन की रक्षा करनी पड़ी। शारीरिक तथा मानसिक कष्ट सहने पड़े। भूख, गरीबी, बीमारी देखी और पशुओं की तरह उन्होंने जीवन यापन किया, जो कि पाठ में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है जहाँ हमने पढ़ा है इसे। तो जाहिर सी बात है एक्सप्लॉयटेशन तो बहुत ही हद तक हो जाता है। तो शारीरिक और मानसिक पीड़ा के साथ भूख, गरीबी, चोरी, पशुओं सा जीवन, तो ये सब सहना पड़ा। प्रश्न नंबर 24, विकट समय में 2 यहूदी परिवार एक गुप्त आवास में 2 वर्ष तक रहे। इन यहूदी परिवार में कौन कौन था? विकट समय में यानी कि जब समस्या की घड़ी थी तो 2 यहूदी परिवार थे। जब एन फ्रैंक डायरी लिख रही थी तो वो बता रही थी किस तरीके से 2 परिवार जो है एक ऑफिस में जाके छुपते हैं और गुप्त जीवन, गुप्त यानी कि छुपा हुआ, जो किसी की नज़र में ना हो, 2 साल तक वो इस तरीके से अपने आप को छुपा कर रखते हैं। इन यहूदी परिवार में कौन कौन था जिन्होंने इस तरीके से 2 साल तक अपना जीवन जो है एक गुप्त आवास में रहकर बिताया? तो इसमें इस यहूदी परिवार में था फ्रैंक परिवार, और फ्रैंक परिवार में हम सभी जानते हैं कौन कौन था। तो फ्रैंक परिवार में जिसमें माता पिता थी, 13 साल की एन थी, उनकी बड़ी बहन मार्गरेट थी, फिर उसके साथ ये तो 4 सदस्य थे। फिर दूसरे परिवार में वान दंपति थे और उनका 16 साल का एक बेटा पीटर था, 3 सदस्य थे। तो 8वें व्यक्ति थे मिस्टर डसेल। तो इस तरीके से इतना परिवार जो है, तो वान परिवार और डसेल ये सब थे।
तो टोटल जो है 8 मेंबर्स थे, जिसके बारे में अभी हमने पहले भी प्रश्न पढ़ा है कि 8वां मेंबर कौन था उनके परिवार में। तो वान परिवार में 3 थे, ये एक यहाँ पर ये डसेल, मिस्टर डसेल और फ्रैंक परिवार में 4 माता पिता और मार्गेट और एन फ्रैंक, तो इस तरीके से ये 8 लोग थे। प्रश्न नंबर 25 लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 पूछता है कि गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन जो है अपनी डायरी में किसने लिपिबद्ध किया है। तो उसको एन फ्रैंक ने किया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। प्रश्न नंबर 26, ये डायरी कब से कब तक लिखी गई है, यानी ये जब डायरी लिखनी शुरू की गई है तब से लेकर जो समय था और कब तक आखिरी पन्ना जो है वो कब तक के समय का है। तो वो 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक का समय है। प्रश्न नंबर 27, यहूदी परिवार कब पकड़ा गया। यहूदी परिवार 4 अगस्त 1944 को पकड़ा गया। एन की मृत्यु कब हुई, तो एन की मृत्यु 1945 में हुई। प्रश्न नंबर 29, डायरी को कब और किसने प्रकाशित करवाया, यानी एन फ्रैंक ने तो डायरी को लिख दिया था लेकिन उसको प्रकाशित किसने किया और कब किया। तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि डायरी को एन की मृत्यु के बाद उनके पिता ऑटो फ्रैंक ने 1947 में प्रकाशित करवाया। तो 1947 में एन के पिता ने। प्रश्न नंबर 30, एन ने डायरी की चिट्ठियाँ किसे संबोधित की हैं, यानी जब वो डायरी लिखती थी तो वो किसे संबोधित करते हुए ये चिट्ठियाँ लिखती थी। तो जैसा कि हमें मालूम है कि उनकी एक बिल्ली थी जिसका नाम, अपनी किटी नाम की गुड़िया को, बिल्ली नहीं बल्कि जो उनकी एक किटी नाम की जो गुड़िया है उसको संबोधित करती हैं, जो उसे जन्मदिन के उपहार के रूप में मिली होती है। अब वो उसी को संबोधित करते हुए जो है ये चिट्ठियाँ लिखती है। तो प्रश्न नंबर 31, रविवार के दिन दोपहर 3 बजे मार्गेट ने एन को क्या बताया। मार्गेट जैसा कि हमें पता है एन की बड़ी बहन है, तो रविवार के दिन दोपहर 3 बजे मार्गेट जो है एन को क्या बताती है। उसने क्या बताया, तो उसने ये बताया कि मार्गेट ने एन को बताया कि पापा को ASS से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। तो नोटिस मिलने का बताती है जो ASS से मिलता है। प्रश्न नंबर 32, एन ने अपने थैले में क्या क्या भरा था और क्यों। जब वो अपने घर को छोड़ रहे थे, खाली कर रहे थे, तब एन जो है अपने साथ कौन कौन सी चीज़ों को लेकर चलती है। तो एन ने अपने थैले में डायरी और कलर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में रखी, क्योंकि वह स्मृतियों को अधिक महत्व देना चाहती थी। तो वो अपनी यादों को महत्व देती है, इसलिए ये सब चीज़ें रखती है। और उसमें क्या है, डायरी, रुमाल, कलर, स्कूल बुक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो, इवन कंघियाँ, अपनी कंघी रखती है और कुछ पुरानी चिट्ठियाँ भी, कंघी, पुरानी चिट्ठी भी रखती है। क्यों रखती है ये सब चीज़ें, तो वो इसलिए रखती है क्योंकि यादों को वो बहुत महत्व देती है, प्रायोरिटी देती है, इस वजह से इन सब चीज़ों को रखती है। प्रश्न नंबर 33 लेते हैं। मार्गेट ने अपने थैले में क्या क्या भरा। एन ने तो अपने थैले में ये सारी चीज़ें भर ली, रख ली, लेकिन मार्गेट ने अपने थैले में क्या रखा। तो मार्गेट ने अपने थैले में स्कूली किताबें भरी, सिर्फ स्कूल बुक्स। प्रश्न नंबर 34, मार्गेट किसकी निगरानी में अज्ञात जगह के लिए चली गई। अज्ञात यानी जिस जो चीज़ मालूम ना हो। मार्गेट किसकी निगरानी के लिए, मतलब किसकी रखवाली करिए, निगरानी करिए, जिसके लिए वो अज्ञात जगह पर चली जाती है। तो वो मार्गेट जो है मेग की निगरानी में अपनी साइकिल पर अज्ञात जगह के लिए चली जाती है। प्रश्न नंबर 35, एन व उसके परिवार को अज्ञातवास के लिए कब जाना था। तो एन और उसका जो परिवार है अज्ञातवास जब
वो ऐसी जगह सिलेक्ट कर लेते हैं कि अब उनको इसी वक्त इसी जगह पर जो है उस ऑफिस में ही 2 साल बिताना है। तो उस अज्ञातवास के लिए वो कब निकलते हैं? तो उस अज्ञातवास के लिए वो 16 जुलाई को निकलते हैं। प्रश्न नंबर 36, फ्रैंक परिवार के छिपने की क्या जगह थी? मतलब वो कौन सी जगह पर फ्रैंक परिवार जो है वो छुपते हैं? तो वो ऑटो फ्रैंक का ऑफिस था, यानी कि एन के पिता का ऑफिस। प्रश्न नंबर 37, किस कारण फ्रैंक परिवार ने अविलंब अज्ञातवास में जाने का निर्णय लिया? यानी बिना रुके और बिना रोक टोक के जो है उन्होंने डिसीजन ले लिया कि अब उन्हें यहाँ से चुपचाप और तुरंत जो है यहाँ से निकल जाना चाहिए और अज्ञातवास के लिए निकल जाना चाहिए अपनी रक्षा के लिए। तो वो किस कारण से जो है वहाँ से निकलते हैं? तो 1942 में फ्रैंक परिवार जो अज्ञातवास जाने की योजना बना ही रहे थे कि फ्रैंक परिवार की जो बड़ी लड़की मार्गरेट है उसको सेंट्रल ऑफिस से जो है सेंट्रल ऑफिस फॉर ज्यूरिश इमिग्रेशन से बुलावा आ जाता है। ये लड़की के लिए इस बुलावे के खतरनाक मायनों को देखते हुए अविलंब अज्ञातवास में जाने का निर्णय ले लिया जाता है। तो इस तरीके से माहौल को देखते हुए 1942 में वो अज्ञातवास के लिए निकल जाते हैं। तो जैसा कि नोटिस मिलने पर मार्गरेट को और खतरा समझकर, खतरे को भांपकर वो सही समय पर घर से निकल जाते हैं। प्रश्न नंबर 38 लेते हैं। एन ने अपनी डायरी में मिस्टर डसेल के बारे में क्या बताया है? मिस्टर डसेल जो कि 8वें मेंबर थे वहाँ पर उस ऑफिस में, जो गुप्त जीवन जी रहे थे, 2 साल का जो जीवन उन्होंने वहाँ पे बिताया है। तो मिस्टर डसेल जो है 8वें मेंबर थे वहाँ पर। तो एन ने उनके बारे में क्या बताया है? एन ने बताया कि मिस्टर डसेल जो है उनके साथ वे अपना कमरा शेयर करती हैं और वे बाबा आदम के ज़माने के अनुशासित मास्टर हैं, डिसिप्लिन मास्टर हैं वो मास्टर। और वो चुगलखोर भी करते हैं, बैक बाइटिंग भी करते हैं। तो वो चुगलखोर हैं, ये भी बताती हैं। साथ ही ये बताती कि एन जो है वो एन की सभी बातों की रिपोर्ट जो है उनकी मम्मी को दे देते हैं और उनकी लंबी लंबी बातें जो है एन को उपदेशों के समान लगती हैं। फिर तो चुगलखोर भी वो इसी वजह से बताते हैं क्योंकि सारी बातें एन की मम्मी को बता देते हैं और उनकी बातें उपदेश लगती हैं। प्रश्न नंबर 39, टर्की किसके पक्ष में आ गया था? टर्की जो है वो किसके पक्ष में आ गया था? तो इंग्लैंड के पक्ष में आ गया था। प्रश्न नंबर 40, कितने गिल्डर के नोट जो है अवैध घोषित किए जा रहे थे? कितने गिल्डर के जो नोट हैं अवैध यानी इलीगल घोषित कर दिए जा रहे थे? तो 1000 गिल्डर के नोट जो है वो इलीगल बता दिए जा रहे थे। प्रश्न नंबर 41, घर के कायदे कानून के पालन में आलसी कौन था? तो मिस्टर डसेल। कायदे कानून क्या होते थे कि रात होते ही, शाम होते ही, अंधेरा होते ही जो है घर की सारी लाइटें बंद कर देनी होती थी, पर्दा लगा देने चाहते, क्योंकि वो गुप्त आवास में थे। जो किसी को भी अगर अंदाज़ा हो जाता तो जो भी कुछ हो रहा था उस वक्त पे उसके भी भोगी वो भी हो जाते। तो कुछ कायदे कानून थे जिसकी वजह से उनको, और दिन में वो सनलाइट में जिया करते थे, रात में पर उनको पूरा अंधेरा रखना पड़ता था जिससे कि उनको किसी को भी, बाहरी दुनिया में किसी को भी अंदाज़ा ना हो कि यहाँ पर भी कोई रह रहा है। प्रश्न नंबर 42, नीदरलैंड वाले अज्ञातवास में छिपे लोगों की मदद कैसे करते हैं? जो नीदरलैंड वाले हैं अज्ञातवास में जो लोग छिपे हैं वो उनकी मदद कैसे करते हुए नजर आते हैं पाठ में। तो जो नीदरलैंड वाले हैं वो अज्ञातवास में छिपे लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं, यानी आर्थिक सहायता देते हैं, नकली पहचान पत्र बनाते हैं, नकली आईडीज बनवाते हैं उनकी, और युवा ईसाइयों के लिए काम खोजते हैं और लोगों को जॉब भी दिलवाते हैं जिससे कि उनकी मदद हो सके और वो जीवन को थोड़ा सा जी पाए।
थोड़ी समस्याएं कम हो सके। आगे लेते हैं और प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 43 के साथ आगे बढ़ते हुए, कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन में डच प्रसारण में क्या कहा? तो उन्होंने डच प्रसारण में क्या कहा? उन्होंने कहा कि मंत्री ने कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों व पत्रों का संग्रहण किया जाए। यानी कि युद्ध के बाद, वॉर के बाद जो भी चिट्ठियाँ, डायरीज, उनका संग्रह करना है, जिससे कि पता लग सके कि व्यक्तिगत रूप से लोगों ने क्या क्या यातनाएं सही हैं, या फिर जो भी XYZ जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं युद्ध के दौरान, या जो भी माहौल रहा है, उन लोगों के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बता सकेंगे, बजाय कि न्यूज़ बनाने वालों से और जो लाइव प्रसारण करने वाले, तो उनसे बेहतरीन जो आपके पास डाटा हो सकता है वो ऐसा ही हो सकता है। तो नीदरलैंड, फिर उसके बाद जो कैबिनेट मंत्री हैं मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन में डच के प्रसारण में यही कहा कि वॉर के बाद जितनी भी चिट्ठियाँ, डायरियाँ होंगी, वो सब जो है उसका संग्रह कर लिया जाए। प्रश्न नंबर 44, ब्रिटिश वायुसेना के जो वायुयान हैं उनमें उन्होंने कितना बारूद बरसाया? तो उन्होंने 350 वायुयान यूज़ किए पहली बात तो, और फिर 550 टन गोला बारूद बरसाया उन्होंने। प्रश्न नंबर 45, युद्ध काल में लोगों को किन कष्टों से गुजरना पड़ा? तो युद्ध काल के दौरान लोगों को सामान नहीं खरीद सकते, अपने डेली यूजेस की चीज़ें नहीं खरीद सकते, चोरियां होती थी बहुत, और लोगों ने नैतिकता का त्याग कर दिया था, मतलब सही गलत की समझ खो गए। भूख से पीड़ित होना, फटेहाल होना, छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो चोरियां करते हुए नजर आए। तो ये सब माहौल वहाँ पर बन गया था। और जो है पुलिस किसी पर भी आरोप लगाकर जेल भेज देती थी। तो पुलिस द्वारा किसी को भी जेल भेजना, तो ये सब क्या है? अराजकता है। यानी जहाँ पर बिना नियम के कोई कुछ भी करता फिर रहा हो, तो ये इस तरीके का माहौल बन गया। प्रश्न नंबर 46, एन की अज्ञातवास में किस में रुचि हो गई थी? यानी अज्ञातवास में जब एन थी, जब वो डायरी भी लिख रही थी, तो उसकी रुचि और कौन सी चीज़ों में बढ़ गई थी? तो अज्ञातवास के दौरान एन के परिवार के वंशजों और राजसी परिवारों की जो वंशावली है उसमें रुचि हो गई। वो उन सब चीज़ों के बारे में जानने लगी। पत्रिकाओं यानी मैगजीन्स में जो है फिल्मी कलाकारों की तस्वीर एकत्रित करने लगी, फिल्मी कलाकारों की तरह केश सज्जा करने लगी, यानी अपने बाल बनाने लगी, हेयर डिज़ाइनिंग करने लगी, हेयर डिज़ाइनिंग, अपने वंशजों के बारे में जानना, कलाकारों के चित्र एकत्रित करना, ये सारे शौक उसके बन चुके थे। प्रश्न नंबर 47, जॉन और मिस्टर क्लीमेन को किसके बारे में बात करना अच्छा लगता है? तो जॉन और मिस्टर क्लीमेन जो है जब बातें करते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको क्या पसंद है, किसके बारे में बात करना? तो उनको अज्ञातवास में छुपे हुए तथा भूमिगत लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता था। तो जो माहौल है और सिचुएशन पर बात करना, और दूसरा उस वक्त पर जिस तरीके से लोग अज्ञातवास में जीवन जी रहे थे उस टॉपिक पे बात करना अच्छा लग रहा था। प्रश्न नंबर 48, एन फ्रैंक के जो पिता हैं उनके ऑफिस में कौन कौन कार्य करता था? तो एन फ्रैंक के जो पिता हैं उनके ऑफिस में मिस्टर कुलगर, क्लीमेन, 23 ईयर्स की एक टाइपिस्ट थी, बेप, ये सब काम करते थे। प्रश्न नंबर 49, मिस्टर डसेल किसके साथ पत्राचार कर रहे थे तथा उनके पत्र कौन डील करता था? तो पत्राचार का काम जो है वो मिस्टर डसेल किसके साथ करते थे और उस पत्र के लिए कौन डील करता था?
तो मिस्टर डसेल जो है चार्लोट तथा अन्य लोगों से पत्राचार करते थे। चार्लोट और भी बहुत सारे लोग थे चार्लोट के अलावा, तथा उनकी जो डच अध्यापिका है उससे पत्रों में सुधार कराते थे। से हेल्प लेते थे। प्रश्न नंबर 50, सैनिक किस बात पर गर्व करते हैं? तो सैनिक किस बात पर गर्व करते हैं, यानी जब रेडियो सुना करती थी एन, तो रेडियो में उन्होंने सुना है कि किस तरीके से सैनिक जो है वो देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये सब करते हुए देश के लिए कुछ ये जो भी काम कर रहे हैं वो करते हुए उनको प्राउड फील होता था। तो वो कौन से यहाँ पर डिटेल्स दी जाती हैं जिससे कि पता लगता है कि सैनिक जो है वो गर्व महसूस कर रहे हैं। तो जो उन्होंने सुना उसके अनुसार सैनिक जो है अपने घावों पर गर्व करते हैं। घावों पर गर्व कर रहे हैं वो। और जिस सैनिक को जितने घाव लगते हैं वह उतना ही गर्व से भरा होता है। जितने घाव उतना गर्व। प्रश्न नंबर 51, एन की डायरी में किसका वर्णन है तथा इसे ऐतिहासिक दस्तावेज क्यों कहा जाता है? दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट, और ये ऐतिहासिक दस्तावेज क्यों कहा जाता है? एन ने तो एक नॉर्मल लाइफ में रहते हुए, नॉर्मल मतलब एक आम इंसान होकर उसने डायरी लिखी, लेकिन माहौल बहुत ख़राब था। और क्योंकि माहौल ऐसा था जिसकी वजह से बाहरी दुनिया से वो कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से एन को डायरी लिखनी थी। और वो डायरी लिखने का मतलब ये है कि वो खुद को भी हील कर रही है, क्योंकि जो माहौल था उससे व्यक्ति शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होता था। तो डायरी लिखना बेटर ऑप्शन लगा। अब वो चीज़ जो है एक ऐतिहासिक दस्तावेज क्यों कहा जाने लगा, वो ऐतिहासिक दस्तावेज कैसे बन गया? तो एन ने अपनी डायरी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जानकारी दी। और आप कहेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जानकारी इतनी एग्जैक्ट कैसे दी, कैसे एन फ्रैंक, क्योंकि वो 13 से 15 साल की उम्र की बात हो रही है यहाँ पर कि उन्होंने इस वक्त पे लिखी थी। तो पाठ में ये भी बताया गया है कि वो इसी उम्र में थी, लेकिन क्योंकि बाहरी दुनिया से वो कांटेक्ट नहीं कर सकते थे और वो अज्ञातवास में रहते थे, तो वो रेडियो सुना करती थी। और रेडियो में जो न्यूज़ आती थी उसके बेसिस पर वो चीज़ें सुनती थी, फील करती थी। माहौल तो उन्होंने देखा ही हुआ था, और उसके बाद वो अपनी डायरी में उसको एग्जैक्ट जो है अपने इमोशन से जोड़ते हुए उसको प्रेजेंट करती थी। तो इस तरीके से वो बहुत ही मतलब करेक्ट एक अपडेट हुआ करती है। तो इस वजह से वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। तो इस तरीके से उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो यहूदियों के साथ समस्या हुई है, यानी यहूदियों को जो यातना दी गई है, यहूदी के साथ हुई यातना का वर्णन किया है उन्होंने। और उसके बाद ही एन ने अपने पर्सनल लाइफ के जो इमोशंस है, पर्सनल लाइफ एंड इमोशंस को शेयर किया है। और फिर उसके बाद उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो यहूदी परिवार पे हुई यातना है उसके वर्णन के कारण ये डायरी ऐतिहासिक दस्तावेज जो है बन गई। तो जो मेन पॉइंट्स हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जानकारी है, यहूदियों के साथ जो वहाँ पर हालात हो रहे थे और उनके साथ जो यातनाएं हो रही थी, उनको जो पीड़ाएं पहुँचाई जा रही थी, उसका वर्णन है। दूसरा, पर्सनल लाइफ से लोग में किस तरीके से मेंटली और फिजिकली जो है ह्रास हुए थे, उसका वर्णन है। तो ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया। प्रश्न नंबर 52, पीटर के विषय में एन ने क्या बताया? पीटर जो है उसके विषय में जो है ये एन जो है अपनी डायरी में क्या लिखती हैं? पीटर जो है बहुत ही शांत, सहनशील और सहज आत्मीय पर्सनालिटी था, और वह प्रयत्नशील भी है। वह अपने मन की बात जो है एन को नहीं बताता, इसलिए एन उसे जो है उसे घुन्ना व्यक्ति भी कहती है। कहने का मतलब है कि जो पीटर है वो अपने मन की बातें जो है शेयर नहीं करता है एन से, तो इसकी वजह से एन जो है उसको एक घुन्ना व्यक्ति बोलते हुए नजर आ रही हैं। घुन्ना व्यक्ति यानी कि जो अपने इंट्रोवर्ट होना, वो अपनी बातें हर किसी से शेयर नहीं करना चाहता या फिर एबल नहीं है उसको शेयर करने के, लेकिन वो स्वयं में रहता है
और इस वजह से एन जो है, एन अपने मन की बात अपनी डायरी में लिख लेती है और बहुत हद तक अपने घर परिवार से भी बहुत, लेकिन पीटर जो है उस तरीके से भी अपने घर के लोगों से भी बातें शेयर करता हुआ नज़र नहीं आता है। इस वजह से वो उसे एक घुन्ना व्यक्ति बोलती है, लेकिन वो एक शांत, सहनशील, सहज, आत्मीय, प्रयत्नशील व्यक्ति भी है। तो पीटर के विषय में एन ने जो है इतना कुछ बताया है। तो इस तरीके से यहाँ पर पीटर की भी चर्चा हुई है। तो यहाँ पर हमने डायरी के पन्ने पार्ट से भी संबंधित जो है बहुत सारे एमसीक्यूज जो है, एमसीक्यू और वन वर्ड क्वेश्चंस किए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, यूज़फुल हो सकते हैं और डेफिनेटली आपको बहुत मदद भी करेंगे। और इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिल रही है, समरी मिल रही है, क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हैं, एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं, वन वर्ड मिल रहे हैं। अगर आप एक चैप्टर से रिलेटेड इतना जो आप कह सकते हैं कंटेंट एक जगह पर देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन किया जाएगा तो आप बहुत ही प्यार से इसको जो है हैंडल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और इसी तरीके की और भी वीडियोस जो है आती रहती हैं इस चैनल पर, जिसके लिए आपको चैनल के साथ यूं ही बने रहना है और इसी तरीके के यूज़फुल कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करते रहें और ज़्यादा से